हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमन आजाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम जीएस एकेडमी पे। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का प्रमुख 20 टॉपिक। इसमें मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल तीनों पार्ट होंगे। इसमें हम इस तरह बांटे हैं इसको कि 20 में से 10 पार्ट जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री का है और 10 पार्ट में जो आपके 10 टॉपिक होने वाले हैं उसमें एंशिएंट के साथ साथ मेडिवल दोनों होंगे। आज पहला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रमुख युद्ध। तो इसमें यह देखना है कि प्रमुख युद्ध का मतलब है कि जितना भी मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल इन सभी में युद्ध की चर्चा की गई है, सारे के सारे युद्धों को एक साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। चला जाए बच्चे, एक बार आ जाइए, सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइए मेरे साथ। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। आ जाओ एक बार देखते हैं। प्रमुख युद्ध, एक एक करके युद्ध को देखेंगे। सबसे पहले इतिहास में चर्चा होती है मेरे प्यारे बच्चों 10 राज युद्ध की। 10 राज युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। एक एक युद्ध देखना है, आराम से सीखना है, चलते रहना है ना। 10 राज युद्ध में सर क्या है? सुदास एवं 10 जनों के बीच की युद्ध है। तो प्रथम युद्ध जो है वो है 10 राज युद्ध। दशराज युद्ध। सर दशराज युद्ध में क्या है? तो मैंने बताया दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है। एक तो मेरे बच्चे सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा दी है। सुदास वर्सेज 10 जनों के बीच लड़ाई है। अब आता है सुदास के लिए। सुदास के लिए लड़ने वाले व्यक्ति कौन थे? सुदास के नेतृत्वकर्ता थे वशिष्ठ। सुदास के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वशिष्ठ। सुदास के लिए वशिष्ठ ने युद्ध में भाग लिया था। साथ में मेरे प्यारे बच्चे 10 जनों के लिए किसने लड़ा था? तो 10 जनों के लिए मेरे प्यारे बच्चे जो लड़े थे उसका नाम था वसुमित्र। कौन लड़ते? वसुमित्र लड़े थे। वसुमित्र। अब 10 राज युद्ध की जब चर्चा होती है, इसमें जीत किसकी होती है? जीत होती है वशिष्ठ की। और हार किसका होता है? हार होता है वसुमित्र का। अब ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी चर्चा ऋग्वेद में है। इसकी चर्चा कहां है? ऋग्वेद में है। इसकी चर्चा कहां है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में जिसकी चर्चा है मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं दशराज युद्ध। क्या बोलते हैं? दशराज युद्ध। क्या बच्चे सभी को समझ में आया? एक बार कमेंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सभी को समझ में आया दशराज युद्ध के बारे में? आ जाइए फिर दूसरी लड़ाई पढ़ते हैं। प्रमुख युद्ध में हम लोग दूसरे युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं हाइडे हाइडे स्पिस का युद्ध। हाइडे हाइडे स्पिस का युद्ध। मेरे प्यारे बच्चों इसे झेलम नदी की भी लड़ाई कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध बोलते हैं। इसे झेलम या वितस्ता वितस्ता का युद्ध कहते हैं। झेलम या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। इसे नोट कर लेना अच्छे से। अब बात होता है कि सर हाइडे स्पिस का युद्ध जो है वो झेलम है ना। झेलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था। सचिन कुमार, यस बच्चे। सर ये कहां लड़ा गया था? ये झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था। ये लड़ाई 326 ईसा पूर्व में होती है। ये कब लड़ी जाती है? 326 ईसा पूर्व में। सर ये लड़ाई किसके किसके मध्य लड़ी गई थी? तो ये लड़ाई मेरे प्यारे बच्चों सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ी थी। सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ी गई थी।
इसमें किसकी जीत होती है? इसमें सिकंदर की जीत होती है और पोरस की क्या होती है? हार होती है। इस बात को नोट कर लेना। हाइडे स्पीसीज का युद्ध झेलम नदी के तट पे लड़ा गया और झेलम का युद्ध भी बोलते हैं या इसे बोलते हैं वितस्ता का युद्ध बोलते हैं। ये उस प्रमुख युद्धों में है जो इतिहास में याद किया जाता है। इसमें हार किसकी होती है? हार पोरस की होती है। पोरस भारत के लिए लड़ रहा था, इस बात को नोट कर लेना है। और सिकंदर मेरे प्यारे बच्चों, सिकंदर द महान बोलते हैं या अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। इसे नोट कर लेना है। इसे क्या करना है? नोट कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। इसे क्या कर लेना है? नोट कर लेना है ना। सर सिकंदर को क्या बोलते हैं? सिकंदर को बोलते हैं अलेक्जेंडर, है ना, अलेक्जेंडर। तो हम लोगों ने दो प्रमुख युद्ध की चर्चा कर ली मेरे प्यारे बच्चे। एक तो दशरथ युद्ध के बारे में कर ली जिसमें सुदास और 10 जन के बीच में लड़ाई होती है। 10 जन की बहुत बुरी हार होती है, सुदास की जीत होती है। सुदास की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं उसके सेनापति, प्रमुख जो युद्धकार होते हैं वो होते हैं वशिष्ठ। और मेरे प्यारे बच्चों 10 जन का जो होता है उधर कौन होते हैं? वसुमित्र होते हैं। इस बात को नोट कर लिया जाए। अब चलो आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त और मौर्य और सेलुकस निकोटर के बीच की लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं। एक एक युद्ध बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आए हैं और इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाएंगे। आ जाइए पढ़ते हैं। तीसरी और प्रमुख लड़ाई, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य। मेरे प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त द महान, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकोटर के बीच में। चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेलुकस निकोटर। मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है याद रखना है, सेलुकस की जीत होती है। ज्यादा नहीं, एकदम छोटे रूप में लिखेंगे लेकिन समझाने की कोशिश मैं पूरा करूंगा। और हार किसका होता है? हार होता है सेलुकस का। अब इसकी एक बेटी होती है, बेटी। इसका विवाह किससे होता है? इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। जो बेटी है सेलुकस निकोटर की, उस बेटी का नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? हेलीना। हेलीना या कार्लेनिया, है ना। इस बेटी का नाम क्या है? हेलीना। इसकी बेटी का नाम क्या है? हेलीना, या इसी को बोलते हैं कार्लेनिया। मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है? 500 हाथी उपहार में दिए जाते हैं। 500 हाथी उपहार में मिलता है। किसको मिलता है? उपहार में मिलता है सेलुकस निकोटर को। और बदले में 4 क्षेत्र दहेज में मिलता है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और 4 क्षेत्र मिलता है चंद्रगुप्त को। 4 क्षेत्र, काबुल, कंधार, काबुल है, कंधार है और हेरात और मकरान। हेरात के साथ साथ क्या है? मकरान। ये सभी दहेज में मिलते हैं। 4 क्षेत्र क्या होता है? दहेज में मिलता है। दहेज में मिलता है। किसको मिलता है? मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को। चलो इतना सारा बात नोट कर लेना है। तो सर चंद्रगुप्त मौर्य और इसके बीच में जो लड़ाई होती है ये कब होती है? 305 बीसी में, ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं। 305 बीसी में ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? 305 बीसी में। पूरा का पूरा चर्चा वापस फिर से करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हर्ष कुमार हाय हाय मेरे प्यारे बच्चे हाय। आ जाओ एक बार। मैंने बोला चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकोटर के बीच में 2 लड़ाइयां होती है, दोनों के बीच में। सेलुकस निकोटर की हार होती है, चंद्रगुप्त की जीत होती है। चंद्रगुप्त क्या करता है? खुशी में 500 हाथी दे देता है अपने ससुर जी को, सेलुकस निकोटर को। और उनकी बेटी हेलीना या कार्लेनिया से विवाह कौन कर लेता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करता है? उपहार स्वरूप 4 बड़े क्षेत्र मिलते हैं, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान 4 क्षेत्र मिलते हैं। ये लड़ाई 305 बीसी में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई? 305 बीसी में लड़ी गई मेरे प्यारे बच्चों। इसे नोट कर लेना, है ना, इसे नोट कर लेना। चलो आ जाओ अगले चलते हैं, अगले लड़ाई की ओर।
अगला लड़ाई, चौथी और महत्वपूर्ण लड़ाई मेरे प्यारे बच्चों, कलिंग का युद्ध। सर कलिंग का युद्ध कब लड़ता है? 261 ईसा पूर्व में कलिंग। दो सौ इकसठ बीसी में लड़ता है कलिंग युद्ध। कलिंग में सर किसके किसके बीच में लड़ाई होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, अशोक द ग्रेट, अशोक के साथ साथ कलिंग के शासक, अशोक के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों कलिंग के एक शासक है अनंत पद्मानंद, अनंत पद्मानंद। अनंत पद्मानंद। इसमें क्या होता है, जीत होती है अशोक की और हार किसकी होती है? अनंत पद्मानंद। और क्या करता है, यहीं से ये गौतम बुद्ध है ना, ये बौद्ध, ये क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म को मानता है ना। बौद्ध धर्म में धम्म की परिभाषा, धम्म की परिभाषा में शामिल होता है ना बच्चे। ये कहां है, ये 13वां अभिलेख में है, 13वां अभिलेख में है, अभिलेख में है। ये लड़ाई कब लड़ी जाती है? 261 बीसी में लड़ी जाती है। गुरुजी अरविंद कुमार, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। मेरे प्यारे प्यारे जितने स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट, गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। सोनिया सिंह, हाय सर, हाय मेरे प्यारे बच्चे, सभी को हाय। आ जाओ, आज सारा का सारा इंपॉर्टेंट युद्ध पढ़ लेंगे। आप एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाना, आप कुछ मत लिखना, आप डेट लिखना और चीजों को लिखना जो याद नहीं हो, 1-2 पेज में बना लेना बस। अब पूरा इतिहास के सभी युद्धों को पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। चलो आ जाओ। तो बौद्ध धर्म की परिभाषा के साथ बौद्ध धर्म में शामिल हो जाता है। अशोक की जीत होती है, अनंत पद्मानंद की क्या होती है, हार होती है। और ये कलिंग युद्ध जो होता है, ये उड़ीसा के तट पे लड़ा जाता है, उड़ीसा के उत्कल तट पर। कहां पे? उत्कल तट पर। सर उत्कल तट किसको बोलते हैं? कृष्णा नदी से लेकर, हर चीज लिख सकते हो आप, कृष्णा नदी से लेके महानदी, नदी के तट को क्या बोलते हैं? उत्कल तट बोलते हैं। इतना नॉलेज ले लो कि किसी भी एग्जाम में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। आराम से चीजों को सीखते चलना है। चलो आज अब पढ़ते हैं नर्मदा नदी का युद्ध 618 ईस्वी में। अब बच्चे आ जाओ, नर्मदा नदी का युद्ध कितना था मेरे प्यारे बच्चे? चौथा, ये 5वां नर्मदा नदी का युद्ध। सर ये नर्मदा नदी क्या है? नर्मदा नदी के तट के युद्ध को नर्मदा नदी युद्ध बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कब होता है? 618 में। मेरे प्यारे, मेरे शेर, मेरे प्यारे बच्चे, 618 ईस्वी में यह युद्ध होता है। 618 ईस्वी में यह युद्ध होता है, इस बात को नोट कर लेना। नर्मदा नदी, सर नर्मदा कैसी नदी है? नर्मदा एक भ्रांस घाटी की नदी है, भ्रांस घाटी की नदी। पता है ये बीपीएससी के चीजों में इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है। सर आप भ्रांस घाटी की चर्चा किसके लिए करते हैं? तो याद करना, विंध्यन भरसेज सतपुड़ा के पर्वत को, विंध्यन और सतपुड़ा के पर्वत के मध्य बहने वाली नदियां क्या कहलाती है? भ्रांस नदी कहलाती है। नर्मदा और ताप्ती उसी का उदाहरण है। और ताप्ती के लिए भ्रांस का निर्माण सतपुड़ा के बाद कौन करता है? नीचे अजंता करता है, इसे नोट कर लेना। तो नर्मदा नदी के तट पे लड़ा गया था युद्ध। अब मेरे प्यारे बच्चों विशेषता क्या है इस युद्ध की? इसमें क्या क्या विशेषता है? ये हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में लड़ा गया था, है ना। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशिन द्वितीय। आपको यह सुन के आश्चर्य लगेगा कि हर्षवर्धन की हार होती है और पुलकेशिन की क्या होती है? जीत होती है। हर्षवर्धन की हार होती है मेरे प्यारे बच्चों, और पुलकेशिन की क्या होती है? जीत, जीत होती है।
दीपा शर्मा, हाय। आ जाओ सभी बच्चे को, आ जाओ। अब इसके बाद फिर एक लड़ाई होता है पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव वंश के राजा के साथ। कब होता है? ये होता है पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव वंश के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, पल्लव वंश के राजा की चर्चा करें तो याद रखना महेंद्र वर्मन प्रथम, है ना, महेंद्र वर्मन प्रथम। मेरे प्यारे, पल्लवों की फिर वापस हार होती है और पुलकेशिन क्या होता है? जीत जाता है। लेकिन जब तीसरी बारी आती है फिर पुलकेशिन लड़ता है। फिर कौन लड़ता है? पुलकेशिन लड़ता है, पुलकेशिन द्वितीय लड़ता है और पुलकेशिन की यहाँ पे क्या होती है? हार होती है। लेकिन पूछेगा तीसरी बार जो लड़ाई होती है किसके बीच में होती है? पुलकेशिन द्वितीय के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों नरसिंह वर्मन फर्स्ट के साथ होता है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के साथ होता है। नरसिंह वर्मन प्रथम, और नरसिंह वर्मन प्रथम की जीत होती है और पुलकेशिन की क्या होती है? हार होती है। ये तीन प्रमुख लड़ाइयां आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। मैं वापस बता देता हूं, नर्मदा नदी के तट पे लड़ा गया नर्मदा युद्ध के नाम से जानते हैं, है ना। कब हुआ था? 618 ईस्वी में। नर्मदा भ्रांस घाटी की नदियां हैं और ये विपरीत जल का बहाव करती है। कैसे करती है? विपरीत, विपरीत जल बहाव करती है। अब पहला हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य होता है। हर्षवर्धन की क्या होती है? पराजय होती है, पुलकेशिन द्वितीय जीतता है। दूसरा लड़ाई पुलकेशिन द्वितीय के साथ होता है, साथ में इसके विरुद्ध में पल्लव राजवंश के कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम थे। महेंद्र वर्मन प्रथम को भी पुलकेशिन द्वितीय बुरी तरीके से हरा देता है। फिर तीसरी लड़ाई होती है पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन फर्स्ट के साथ। यहाँ पे क्या होता है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट की क्या होती है? विजय होती है और साथ में पुलकेशिन क्या होती है? हार होती है। इस बात को याद रख लेना, है ना। अब क्या करता है? यहीं पे एक उपाधि लेता है। ये क्या करता है? एक उपाधि लेता है। ये जो उपाधि लेता है नरसिंह वर्मन प्रथम, इस उपाधि को हम लोग मेरे प्यारे बच्चे इससे बोलते हैं वातापी, वातापी कोंड की उपाधि। वातापी कोंड की उपाधि क्या बोलते हैं? वातापी कोंड की उपाधि। वातापी कोंड की उपाधि लेता है। वातापी कोंड की उपाधि कौन लेता है? नरसिंह वर्मन प्रथम लेता है। सोनिया सिंह प्रणाम, थैंक यू बच्चे, बहुत बहुत खुश रहो, अच्छे से पढ़िए, है ना। चलो आ जाओ, अब पांचवा युद्ध की ओर बढ़ते हैं, सॉरी छठा युद्ध की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक युद्ध को आराम आराम से करेंगे, है ना। टाइम लेके आए हैं, पढ़ने आए हैं तो जरूर पढ़िए। चलो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तको कोलम का युद्ध, क्या पढ़ते हैं? तक कोलम का युद्ध। सर तक कोलम का युद्ध कब लड़ा गया था? इसकी डेट 2 बजेगा, दो अलग अलग लिखा रहता है। कहीं कहीं लिखा रहता है 948 और कहीं कहीं 949। तो मैं दोनों डेट को लिखता हूं, 948 से लेके 949, है ना। और साथ में क्या है? ईस्वी है। क्या है? ईस्वी है, नोट कर लेना। क्या बोलते हैं इसको? तक कोलम का युद्ध बोलते हैं। तक कोलम का युद्ध सर चोल शासक और राष्ट्रकूट के मध्य में होता है। किसके साथ होता है? चोल शासक, चोल वर्सेस राष्ट्रकूट। चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में तकोलम का युद्ध कब होता है? 948 से लेकर 949 ईस्वी तक होता है। इसमें किसकी पराजय होती है, किसकी विजय होती है? आदित्य प्रथम क्या होता है? हार जाता है और कृष्ण तृतीय का क्या होता है? विजय होता है ना। इधर से होता है आदित्य प्रथम और इधर होता है कृष्ण तृतीय। मेरे प्यारे, मेरे शेर, आदित्य जो प्रथम हैं इनकी क्या होती है? पराजय होती है, ये बुरी तरीके से हार जाते हैं। और मेरे शेर कृष्ण तृतीया का क्या होता है? जीत होता है। सारे युद्ध आपको एक दो बार देखना है, फिर याद हो जाएगा, फिर आपको बहुत मजा आएगा। आज राहुल सर कहाँ हैं गुरुजी? राहुल सर पढ़ा के चले गए, आप सोते रह गए, है ना। आप तो सो के उठे, देख रहे हैं कि राहुल सर गायब हैं।
बिल्कुल बिल्कुल राहुल सर पढ़ा चुके हैं, आपने नहीं पढ़ा, ये आपकी गलती है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ। तो तको-कोलन का युद्ध हो गया 948 से 949 के मध्य में हो गया। सर इसमें किसकी जीत किसकी हार होती है मेरे प्यारे बच्चों? आदित्य प्रथम की हार होती है और कृष्ण तृतीय की जीत होती है। आदित्य प्रथम किस वंश से है मेरे प्यारे बच्चों? आदित्य प्रथम चोल वंश से हैं। और मेरे प्यारे बच्चों जो कृष्ण तृतीय कौन से वंश से हैं? राष्ट्रकूट वंश से। कौन से हैं? राष्ट्रकूट वंश से हैं। चलो अगला क्वेश्चन। गुरुजी, गुरुजी टेल मी प्लीज। 9 बजे टाइम है, 9 बजे पता नहीं, देख लो जाके एक बार। चलो आ जाओ अगला सवाल। अगला सातवां युद्ध मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ पढ़ते हैं। रावण का युद्ध 712 में। यहां से अब स्पेशल नोट करते रहना है। 712 ईस्वी में यह है फर्स्ट मुस्लिम युद्ध, प्रथम मुस्लिम आक्रमण, है ना। प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो होता है वो हिंदू राजा दाहिर के समय में होता है। हिंदू राजा दाहिर के समय में होता है। बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं? लगता है आज मैथ का क्लास नहीं है। आई हैड टू स्टडी मैथ्स। चलो ठीक है, जो है पढ़ो, अभी आ गए हो तो पढ़ लो, आ जाओ, है ना। तो फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण कब होता है? 712 ईस्वी में। मेरे प्यारे मेरे सिर अच्छे से समझते चलना है। सर पहला आक्रमण कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम करता है राजा दाहिर के विरुद्ध। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम वर्सेज, है ना। वर्सेज क्या है? राजा दाहिर, राजा दाहिर। सर ये क्या है? ये हिंदू शासक है, ध्यान से सुनना समझना। और ये क्या है? ये मुस्लिम है। जीत किसकी होती है? मोहम्मद बिन कासिम की। और हार किसकी होती है? मोहम्मद दाहिर की। मोहम्मद दाहिर जो है उस समय सिंध का राजा हुआ करता था। कहां का था? वो सिंध का राजा हुआ करता था। कहां का था? सिंध का राजा। वो सिंध क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। सिंध यानी बोल सकते हैं आर्यों का मुख्य क्षेत्र। मध्य एशिया से आने वाले आर्य, उत्तर, कुछ लोग बोल रहे हैं मध्य एशिया से आने वाले, कुछ लोग बोल रहे हैं कहां से आने वाले? तिब्बत से आने वाले, और कुछ लोग बोल रहे हैं उत्तरी ध्रुव से आने वाले। तो पहला और इंपॉर्टेंट लड़ाई हमें मिल गई है, रावण का युद्ध मिल गया है। इससे पहले और युद्ध था, लेकिन रावण के युद्ध में राजा दाहिर की हार होती है। और भारत क्षेत्र में, अखंड भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 में होता है। इसे नोट कर लेना, है ना, इसे नोट कर लेना। चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। अगला, है ना, अगला अगला लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। अगला रावण के युद्ध के बाद है मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच में युद्ध। मोहम्मद गजनवी, कितना युद्ध होगा मेरे प्यारे बच्चे? 8वां युद्ध। आ जाओ। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी वर्सेस जयपाल के युद्ध। मोहम्मद गजनवी वर्सेस जयपाल। समय याद रखना है तो समय बिल्कुल याद रखेंगे। 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया, जयपाल के विरुद्ध में आक्रमण किया, है ना। और मोहम्मद गजनवी ने कुल कितना बार? कुल 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार कहां आक्रमण किया? भारत पर, है ना। अब इसकी क्या होती है? याद रखना, इसकी क्या होती है? ये जीत जाता है। इसकी क्या होती है? इसकी हार होती है। इसको भी अच्छे से नोट कर लेना, है ना। चलो आ जाओ। और इसकी प्रथम और इंपॉर्टेंट और प्रमुख लड़ाई, सॉरी, इसकी प्रमुख लड़ाई क्या है? 1025 में। 1025 में क्या करता है? हमारे एक प्रसिद्ध मंदिर पे, हमारे एक प्रसिद्ध मंदिर पे आक्रमण करता है। उसको बोलते हैं सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण, है ना।
तो मोहम्मद गजनवी का आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब होता है? 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी भारत पर कुल कितना आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण करता है। मोहम्मद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब है? 1001 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण हिंदू के विरुद्ध कौन सा है? वो है जयपाल के विरुद्ध में। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, है ना। 712 में, इसे नोट कर लेना। चलो आगे चला जाए, बताओ, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब तक मैं पानी पीता हूं, आप एक बार कमेंट करें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मजा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ओके सर, चलो बढ़िया बढ़िया, चलो थैंक यू। चलो आ जाओ, अगला युद्ध पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगला युद्ध है चिल्लोड़ का युद्ध। कौन सा युद्ध है बच्चे? चिल्लोड़ का युद्ध। एक एक युद्ध जितना है सारा का सारा युद्ध पढ़ेंगे। आ जाओ, चिल्लोड़ का युद्ध। चिल्लोड़ का युद्ध। कौन सा युद्ध मेरे प्यारे बच्चे? चिल्लोड़ का युद्ध, है ना। चिल्लोड़ का युद्ध सर कब लड़ा गया? 1303 ईस्वी में। यह युद्ध लड़ा गया था 1303 ईस्वी में। चिल्लोड़ का युद्ध लड़ा गया अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह के समय। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी के साथ वर्सेस राजा रतन सिंह। अब मेरे शेर मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इस युद्ध में क्या होता है? विजय होता है ना। खिलजी की क्या होती है? वो खिलजी जीत जाता है, विजय होता है। और हार किसकी होती है? हार होती है राजा रतन सिंह की। और इस युद्ध को बोलते हैं चिल्लोड़ का युद्ध बोलते हैं। 1303 ईस्वी में लड़ा गया था। खिलजी मतलब याद रखना अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। चिल्लोड़ का युद्ध मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है खेतड़ी का युद्ध। क्या आता है? खेतड़ी का युद्ध, है ना। आ जाओ इसी को थोड़ा सा अप एंड डाउन कर लेते हैं। खेतड़ी का युद्ध मेरे प्यारे बच्चों 10वां में आता है खेतड़ी का युद्ध। खेतड़ी का युद्ध मेरे प्यारे मेरे शेर, खेतड़ी का युद्ध जो होता है 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा जाता है। 1500 कब? 1518, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, है ना। 1518 में। राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। जब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे होते हैं आप, तो उसमें अंतिम जो वंश की चर्चा होती है वो होता है लोदी वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। उसी लोदी वंश में एक राजा हुआ करता था, उसका नाम है इब्राहिम लोदी। और राणा सांगा की जीत होती है। और हार किसकी होती है? हार होती है इब्राहिम लोदी की, हार होती है। इस युद्ध को अच्छे से नोट कर लेना, है ना। इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चला जा बच्चे आगे। एक बच्चा लिख रहा है द किंग इज बॉर्न। आ जाओ, है ना, आ जाओ।
अब कुछ स्पेशल इसमें हमको लिखवाना था, है ना। आप स्पेशल हम लिखवा दे रहे हैं इसमें कुछ स्पेशल, यहां पे हम स्पेशल लिखवा रहे हैं, है ना। जब चर्चा करते हैं चिल्लोड़ का युद्ध तो आता है राजा रतन सिंह। अब राजा रतन सिंह की जो पत्नी है उसका नाम क्या था, पद्मावती। क्या नाम है, पद्मावती। ये वही पद्मावती है जो जोहर करती है ना। इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम है पद्मावती, जो क्या करती है, जोहर करती है। जोहर का मतलब होता है अपने पवित्र शरीर को किसी अन्य व्यक्ति, अपने हस्बैंड के अलावा छूने नहीं देना, और अपने आप को क्या करना, अपने आप को, अपने शरीर को क्या करना है, अपने शरीर से आत्मा को निकाल देना। ये इन लोगों का क्या होता है, मुख्य काम होता है। ये क्या करती है, जोहर करती हैं, है ना। अब जो इस पर पुस्तक लिखा हुआ है पद्मावत पुस्तक, उसका लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी, है ना। अब जो पद्मावत पुस्तक है, कौन सा पुस्तक है, इस पर एक पुस्तक लिखी गई थी, पद्मावती पर एक पुस्तक लिखा गया है। उस पुस्तक का लेखक कौन है, उसका लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। भारत में एक सिनेमा बना था, हमारे यहाँ एक सिनेमा बनता है पद्मावत। पद्मावत में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की चर्चा की गई है, जिसकी बहुत ज्यादा घोर निंदा भारत में होती है ना। इस बात को याद रखना। ये एक ऐसी घटना है जो बहुत ही बुरी दिखाई गई थी, जो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल सच्चाई से बिल्कुल हट के दिखाया गया था। इसीलिए भारत में इसका बहुत ज्यादा विरोध होता है। चलो आगे चढ़ते हैं। तो चिल्लोड़ की लड़ाई पड़ ली है, राजा रतन सिंह और खिलजी, खिलजी की विजय होती है, राजा रतन सिंह की हार होती है। और राजा रतन सिंह की पत्नी जो होती है पद्मावत, उसी में क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। और उस पर किताब लिखने वाले, पुस्तक जो है पद्मावती पुस्तक जो लिखा गया था, उस पुस्तक के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी, है ना। आप इसे अच्छे से नोट कर लेना। मैं आपके लिए एक ऐसे नोट्स का तैयारी करवा रहा हूं, एक ऐसे ऐसे 20 टॉपिक को ला रहा हूं जो आप पढ़ लोगे ना तो आपको पैसा देके हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। लोग क्या करते हैं ना, कुछ सिलेबस अलग नहीं है, लोग आपको बेवकूफ अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, बस यही आप हो, आप जो है ना बनते जा रहे हो। चलो आगे चलते हैं। चलो खेतड़ी का युद्ध हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, खेतड़ी के युद्ध के बारे में चलो आगे चलते हैं। अब आता है मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है ना, मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ता है, उसमें प्रमुख लड़ाई है तराइन का युद्ध। तो हम सारे युद्धों को देखेंगे। एक बच्चा बहुत ज्यादा, आई एम रेडी टोटल गेमिंग, चलो आ जाओ। तो हम लोग मोहम्मद गौरी की चर्चा करते हैं। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण होता है 1175 ईस्वी में, है ना। मोहम्मद गौरी और भीम प्रथम के बीच। चलो मोहम्मद गौरी की प्रथम लड़ाई लड़ते, एक एक करके लिखते हैं। प्रथम 1175 में, है ना। सब में गौरी तो रहेगा ही, याद रखना गौरी वर्सेस कौन था, है ना। गौरी, मोहम्मद गौरी के साथ साथ कौन था, भीम प्रथम, है ना, भीम प्रथम। अब इसकी क्या होती है, हार होती है, यानी जीतता कौन है, मोहम्मद गौरी। अच्छे से देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने का यही तरीका होता है, बार बार मत लिखो। 1175 मोहम्मद गौरी वर्सेस भीम प्रथम की हार होती है। अब अगला पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी की लड़ाई। अगला 1178 ईस्वी में होता है, भीम द्वितीय के बीच में, है ना। 1178 में होता है। अब भीम द्वितीय जो होता है, मोहम्मद गौरी को उठा के पटक देता है। बोलता, मोहम्मद गौरी बोलता है भारत में भी एक से एक सूरवीर हैं, सूरवीरों की कमी नहीं है। और इसी में बहुत बुरी पटखनी देता है भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी को 1178 में, यानी भीम प्रथम के 3 वर्ष के बाद, है ना। मैं आया, चलो आ जाओ। अब पढ़ते हैं इसकी तरायन की युद्ध।
1191 तराइन का प्रथम युद्ध, है ना। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ। किसके साथ होता है? पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसी में क्या बोला जाता है याद है ना? मत चूकना चौहान, है ना। एक कुछ डायलॉग है, 4 गज कुछ दूरी। मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर देता है ना। जब आपको ऐसा प्रसंग कहीं देखने के लिए मिले जरूर देखना आप, इस पे मूवी वगैरह भी बना हुआ है। तो क्या होता है, मोहम्मद गौरी जब अंधा करता है तो पृथ्वीराज के बहुत प्यारे एक शिष्य हुआ करते हैं, वो शिष्य या दोस्त बोल सकते हो, एक ऐसा दोस्त जो है ना मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान से पहले मरना पसंद करता है। वो क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को बताता है कि गौरी ना हम लोगों से एक बांस 4 गज ऐसे कुछ दूरी पे बैठा हुआ है, और इतना महारत हासिल था इनको तीर चलाने में, ये पट्टी आंख पे पट्टी लगा के तीर चलाने की प्रैक्टिस करते थे। जब देखते हैं कि मोहम्मद गौरी सामने है तो इनका दोस्त बोलता है कि इतना दूरी पर है। मोहम्मद गौरी लगाते हैं तीर, और पृथ्वीराज लगाते हैं तीर, बांध चढ़ाते हैं और जैसे मारते हैं मोहम्मद गौरी खत्म हो जाता है ना। मोहम्मद गौरी की क्या होती है? हत्या हो जाती है, याद रखना। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है ना। क्या होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है, और पृथ्वीराज चौहान का क्या होता है? हार या जीत होता है? बताओ बताओ क्या होता है? पहले में विजय होता है, दूसरे में पराजय होता है ना। तो पहला में क्या होता है? जीत होता है ना। चलो अगला चलते हैं। तराइन का सेकेंड युद्ध, चौहान की क्या होती है? हार होती है। लेकिन चौहान बहुत प्रतापी और बहुत ही निडर, है ना, एक योद्धा थे, जिन्होंने हार स्वीकार किया लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया था। चलो आ जाओ। अब अगला आता है चंदा, 1 2 3, है ना। अगला छठा पांचवा, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदावर का। 1194 में मोहम्मद गौरी एक और लड़ाई लड़ता है, जिसे चंदावर का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंदावर का युद्ध बोलते हैं, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। अब क्या होता है, मोहम्मद गौरी ना बहुत सीधा साधा जयचंद को हरा देता है। जयचंद के साथ। अब क्या होता है? हार होता है। क्या होता है? हार होता है। जीता कौन है? मोहम्मद गौरी। जीता कौन है? मोहम्मद गौरी, है ना। फिर एक और लड़ाई होती है 1215 में, तराइन की तृतीय युद्ध, है ना। तराइन की तृतीय युद्ध, इसको लिख देते हैं इसमें, लेकिन इसका भाग नहीं है ना, इसका भाग नहीं है, मैं इसे लिख देता हूं। अब ध्यान से इस चीज को देखना है, याद नहीं करना है, सोचना समझना है। 75 78 91 92 94, है ना। सब में देख रहे हो, पहले भीम जीत रहा है, भीम प्रथम हार रहा है, भीम द्वितीय जीत रहा है, फिर कौन? पृथ्वीराज चौहान जीत रहा है, बाकी सारा युद्ध हार रहा है। जीतने वाले दो ही लोग थे, जीतने वाले दो ही लोग थे। एक 1178 में भीम द्वितीय, 1178 में भीम द्वितीय जीतते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, तराइन, तराइन का कहा गया? तराइन का कहा गया? 1191 में प्रथम जीत होता है, किसका? पृथ्वीराज चौहान का। तो दो ही लोग जीतते हैं, बाकी मोहम्मद जो गौरी तुम्हारा है वो सारा का सारा युद्ध जीतता है। और तराइन की 3 लड़ाई होती है, 3 लड़ाई में से 2 महत्वपूर्ण लड़ाई कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी जीतता है ना, मोहम्मद गौरी जीतता है ना। अब आता है क्या? तीसरी लड़ाई किसके बीच में होता है? 1215 में होता है, इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में, है ना। इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में। आ जाओ, है ना। तो ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसे भूलने की गलती नहीं करना है, इस बात को याद रखना। चलो आ जाओ, 1215 में तराइन की तीसरी लड़ाई, याल्दोज।
याल्दोज हार जाता है और इस युद्ध में किसकी जीत होती है? तो इल्तुतमिश की जीत होती है। याद रखना, तराइन का तीसरा युद्ध है ना, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? जीत होती है। और हार की किसकी होती है? याल्दोज की। तो हमने मोहम्मद गौरी के साथ साथ तराइन की तीनों के तीनों युद्धों को आराम से देख लिया है ना बच्चे, आराम से देख लिया। चलो आगे चलते है ना, आगे चलते। आ जाइए अगला युद्ध देखते हैं। अब अगला युद्ध जो है मेरे प्यारे बच्चों, पानीपत की लड़ाई है ना, पानीपत की लड़ाई। तीनों के तीनों लड़ाई को एक साथ देखेंगे। आ जाओ, आ जाओ। पानीपत। सर पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। इसकी प्रथम लड़ाई कब होती है? 1100 1500 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सुनो ध्यान से, बाबर जीतता है और हारता कौन है? इब्राहिम लोदी। और यहीं से दिल्ली सल्तनत पूरी की पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है और दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है 1526 में। एक वैसा सल्तनत जो शुरू होता है 1206 से लेके 1526 तक चलता है। बाबर के आक्रमण के समय पानीपत की प्रथम लड़ाई में बुरी तरह ध्वस्त हो जाता है 1526 ईस्वी में। इसे याद कर लेना है ना। तो इब्राहिम लोदी के साथ बाबर की लड़ाई होती है और जीत किसकी होती है? बाबर की जीत होती है। मैं आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब आता है पानीपत का द्वितीय लड़ाई। पानीपत का द्वितीय लड़ाई। बाबर का पोता है, उसका नाम है अकबर। पूरे के पूरे मुगल राजवंश में सबसे कम पढ़ा लिखा। हेलो सर। मुखिया, मुखिया चौहान। हेलो सर। अरे सर नाम ले दो मेरा। नाम ले दिए, हो गया कि हम पास, है ना। तुम तो आईएएस बन गया होगा। आ जाओ। अकबर। अब अकबर के साथ साथ कौन है? हेमू की होती है लड़ाई। अकबर वर्सेस हेमू। अकबर की क्या होती है? जीत होती है। और हेमू का क्या होता है? हार होता है। इस बात को नोट कर लेना, है ना। अकबर की जीत होती है और हेमू क्या होता है? हार होता है। इस बात को नोट कर लेना, है ना। चलो आ जाओ। अब आता है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, मराठा और अफगान के बीच में। पानीपत थर्ड। सर पानीपत थर्ड का युद्ध कब होता है? पानीपत तीसरी लड़ाई होती है 1761 ईस्वी में, मराठा और अफगान के बीच में। मराठा और 1700 कब बताओ? ये क्या आ रहा है बार बार? अरे हरा वाला कीड़ा आ रहा है ना जी, बरसात के समय में बार बार कंफ्यूजन कर रहा है। तो पानीपत तीसरी लड़ाई 1761 में होता है मराठा और अफगान के बीच में। मराठा और अफगान के बीच में, बच्चे याद रखना, है ना। मराठा हार जाता है और जीतता कौन है? अफगान, है ना। मराठे की क्या होती है? हार होती है और जीतता है कौन? अफगान। अब पूछ देगा कि कौन किसकी तरफ से लड़ा था, है ना। तो मराठा के शासक थे बाजीराव, बालाजी बाजीराव। और उधर था कौन? नादिर शाह। बालाजी बाजीराव। इधर कौन था? नादिर शाह। तो पानीपत की तीनों लड़ाइयां हम लोगों ने पढ़ लिया। पानीपत की तीन ही लड़ाइयां हम लोगों ने एक साथ पढ़ लिया मेरे प्यारे बच्चों। चलो बताओ, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ।
यस सर, मजा आ रहा है, यस सर, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, थैंक यू। बहुत गर्मी, आराम आराम से चल रहा है, टेंशन नहीं लेना है ना, समय थोड़ा लगेगा लेकिन पढ़ के जाना है, समाप्त कर लेना है। एक टॉपिक मतलब एक नंबर, है ना। इतिहास को आज, है ना, नेक्स्ट टाइम सर जी। क्या लिख रहा है बच्चा, नेक्स्ट टाइम सर जी, राधे राधे सर जी। अच्छा, राधे राधे, राधे राधे प्यारे बच्चे, राधे राधे, है ना। आ जाओ, अब आ जाओ, बाबर की सारी लड़ाइयां पढ़ते हैं। बाबर एकदम एक बार में बाबर को खा जाएंगे। बबुरा, बबुरा, बाबर, क्या हो रहा है मेरे साथ। सर बाबर की प्रमुख 4 लड़ाइयां हैं, याद रखना। एक है 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 में क्या होता है, मृत्यु होता है ना। सर पहले क्या खाता है, पहले पान खो चल घर मर, पान खो चल घर मर। सर ये क्या है, पानीपत, इब्राहिम लोदी के साथ। सर ये क्या है, खानवा। ये क्या है, चंदेरी। ये क्या है, घग्गर। ये क्या है, मृत्यु। पानीपत में इब्राहिम लोदी, पानीपत में इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को हरा देता है। फिर आता है राणा सांगा, राणा सांगा को हरा देता है, राणा सांगा को हराता है। फिर चंदेरी का युद्ध आता है, चंदेरी में आता है मेदिनी राय, उसे भी हरा देता है, मेदिनी राय को हरा देता है। फिर आता है अफगान शासक, उसे भी हरा देता है। फिर अपने क्या होता है, अपने हार जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। हाँ, इस तीनों में क्या होता है, इस तीनों में क्या होता है, बाबर का जीत होता है। जीतता कौन है, बाबर, है ना। सारा युद्ध लिखते चलो, एकदम गर्दा उड़ा देना है। तो पान खा और चल घर मर जा, पान खा और चल घर मर जा, है ना। पान से पानीपत, खा मतलब खानवा, च मतलब चंदेरी, घ मतलब घाघर, और म मतलब मृत्यु। पान खा चल घर मर जा, चल घर मर जा, है ना। चलो आ जाओ, अब पढ़ते हैं हुमायूं का युद्ध, है ना। हुमायूं का युद्ध, हुमायूं के बारे में आ जाओ। इसका एक बेटा है, और वो क्या है, कैसा बेटा है, समझ लो, समझ लो, महाबकलोल बेटा है। उसका नाम क्या है, हुमायूं। हुमायूं, अब हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं। हुमायूं की प्रमुख लड़ाइयां। सर जी आज राहुल सर जी क्लास नहीं आए मैथ की, क्या क्या लिख रहा है, सर जी टुडे राहुल सर जी मैथ क्लास डिड नॉट कम, नहीं आए होंगे, आ जाओ, है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे 2-3 क्या, यहाँ पे स्टूडियो हम लोग के पास अभी 2 है, तो हमें नहीं पता अगला स्टूडियो में क्या हो रहा है। चलो आ जाओ, आपका टाइमिंग यही रहेगा डेली। अगर चाहोगे तो इस टाइमिंग को बदल सकते हैं, जो बदलना चाहेगा वो कमेंट कर देना। मेरे पास 2 टाइमिंग होगा, एक 7 बजे का टाइमिंग होगा, एक 9 बजे का टाइमिंग होगा, है ना। 7 बजे और 9 बजे, जो टाइमिंग में चाहोगे उसमें मिल जाएगा, दोनों का दोनों पीएम में होगा, है ना। 7 बजे और 9 बजे, जो जिस पे बच्चा बता देगा उसी पर ले लेंगे, है ना। चलो आ जाओ, अब आता है हुमायूं का। आ जाओ, हुमायूं के बारे में, चौसा का युद्ध। हुमायूं की 4 प्रमुख लड़ाइयों में से चौसा है। फिर आता है बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। फिर आता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। फिर लास्ट में आता है सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, है ना। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध होता है 1539 में, बिलग्राम 1540 में, फिर होता है मछवाड़ा 1555 और सरहिंद 1555, है ना। आ जाओ,
चौसा का युद्ध होता है 1539 में, और ये बिलग्राम 1540 में, मच्छीवाड़ा का 1555 में, और सरहिंद का 1555 में। इस दोनों युद्ध में शेर शाह जीतता है, शेर शाह जीतता है ना, शेर शाह की जीत होती है, इस बात को नोट कर लेना। अब आता है शेर शाह के बेटे की बारी आती है, मच्छीवाड़ा में आता है नसीब खां, और नसीब खां हार जाता है। यहां पे कौन आता है? नसीब खां। नसीब खां की हार होती है, और सरहिंद के युद्ध में शेर शाह का उत्तराधिकारी सिकंदर शाह सूरी आता है, जो सिकंदर शाह सूरी की हार होती है। इसमें क्या होता है? सिकंदर शाह सूरी हार जाता है, और जीतता कौन है? हुमायूं, है ना। तो ये दोनों जीत में क्या, इस दोनों में क्या होता है? जीतता है, और इस दोनों युद्ध में क्या होता है? हार होता है। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया? हुमायूं के बारे में। हमने किसलिए के बारे में पढ़ लिया? इसके बाबर के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? इसका एक बेटा होगा, उसका नाम होगा अकबर द ग्रेट, अकबर द महान, है ना। अकबर के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं, अकबर ने एक प्रमुख लड़ाइयां लड़ा, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा दिया। आ जाओ अगला पढ़ते हैं। सर 7 PM वाला ही करवाइएगा, 7 ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, डन है ना, कल से डन रहेगा 7 PM। चलो आ जाओ आ जाओ। अब आता है 1739, नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह गर्दा गर्दा उड़ा देता है पूरा दिल्ली में। नादिर शाह किसी के बुलावा पर दिल्ली आता है, और दिल्ली में अपने तलवार को ऐसे गाड़ देता है, बोलता है जिसने भी अपने माँ का दूध पिया, इस तलवार को कवाड़ के उठा के बिक दो, है ना। तो नादिर शाह का इतना आक्रमण होता है कि नादिर शाह के सामने कोई जाता नहीं है, और नादिर शाह पूरे दिल्ली में इतना लूटता है, इतना लूटता है कि पूरे जिंदगी में उतना पैसा कभी नहीं देखा था। सोच लो, वो इतना लूटता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला वर्सेज नादिर शाह का होता है। नादिर शाह का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन बोलते हैं ना, किसके बीच में होता है? मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह वर्सेस किसका होता है? नादिर शाह। कौन जीता होगा? सोच लो, जीत इसकी होती है, हार इसका होता है ना। लगभग बोलता है कि 70 करोड़ रुपए लूटता है। इस डाटा में थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है, लेकिन लगभग 70 करोड़ रुपए लूटता है। मेरे पैर चो याद रखना है ना। इसको ईरान का नेपोलियन बोलते हैं, ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। कोहिनूर हीरा लूट लेता है। कोहिनूर के साथ साथ मयूर सिंहासन लूट लेता है ना, मयूर सिंहासन लूट लेता है। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण कहाँ होता है? दिल्ली पर। पूरी दिल्ली को तहस नहस कर देता है। नादिर शाह आता है मोहम्मद शाह रंगीला के सामने, अपने तलवार को जमीन में गाड़ देता है, बोलता है जिसने भी तुम्हारे माँ का खून, तुमको माँ का जो दूध पिया है, इसको कबाड़ दो। कोई नहीं उखाड़ता है, पूरा लूट लाट के एकदम संतुष्ट हो जाता है। जाते जाते दो इंपॉर्टेंट चीज, कोहिनूर हीरा जो पूरे विश्व की सबसे कीमती हीराओं में से एक थी, जो गोलकुंडा के खानों से निकला था, सॉरी KGF है ना, कोलार गोल्ड फील्ड से निकला था। साथ में क्या करता है, जिसमें राजा महाराजा बैठते थे, जिसको मयूर सिंहासन बोलते हैं, तख्ते ताउस बोलते हैं, उसको उठा के ले जाता है, चला लेके दिल्ली से बाहर, है ना। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ। अब आता है तालीकोटा का युद्ध, या राक्षस तरंगनी का युद्ध बोलते हैं, या बनहट्टी का युद्ध बोलते हैं। आ जाओ देखते हैं। बच्चा परेशान तो नहीं है? राम राम जी, राम राम सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू बच्ची। इंसानियत नहीं थी इन लोगों के पास,
देखो ध्यान से सुनो, इंसानियत तुम्हारे पास भी नहीं होगा, इंसानियत मेरे पास भी नहीं होगा। जब परिस्थितियां और चुनौती सामने होती हैं तो इंसानियत समाप्त हो जाता है। पता है नादिर शाह भारत आना नहीं चाहता था। आप एक अच्छे बुक को जरूर पढ़ा करो, है ना, एक दो अच्छे बुक। किसी के सुनने से इतिहास को मत समझो, किसी के सुनने से और समझने से इंसानियत को, सुनो ध्यान से, तो नादिर शाह को चुनौती दे दिया गया था, तुम भारत नहीं आ सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। तो क्या करता फिर, इसने भारत आके लूटना प्रारंभ किया। तुम्हें नहीं पता होगा तो जान लो, भारत के भी ऐसे बहुत सारे शासक रहे हैं जिनमें इंसानियत नहीं थी, बाद में चेतना जगा है, वो इंसानियत के रूप में जाके प्रकट होते हैं। वैसे ही प्रतापी राजा महान अशोक सम्राट हुआ करते थे। अशोक द ग्रेट जो ऐसा व्यक्ति था जो किसी का सुनता ही नहीं था, और अशोक की भयावहता इतनी थी कि अशोक जिस क्षेत्र में जाता था ना, उस क्षेत्र में पुरुष विहीन कर देता था वो, है ना। तो मानवता की बात नहीं होनी चाहिए इतिहास में। लड़ाई में सब कुछ जायज होता है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, और लड़ाई यही बतलाता है। अभी हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ हो जाए, पाकिस्तान को छोड़ देंगे, बहुत क्रूरता के साथ मारेंगे, क्योंकि उसने बहुत अत्याचार किया है। वैसे ही नादिर शाह था, नादिर शाह दिल्ली पे आक्रमण करना ही नहीं चाहता था, उसको बुलावा दिया गया था नादिर शाह को। जब नादिर शाह को बुलावा दिया गया था तो उसका उल्टा विपरीत काम किया, उसने मोहम्मद शाह को ही सबसे पहले मारना पीटना शुरू किया, क्योंकि मोहम्मद शाह बहुत ज्यादा बदमाश बन रहा था। समझ आया। इतिहास ये, इतिहास सब कुछ सिखाता है, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए इतिहास को, है ना। किसी के सुनने से इतिहास नहीं होता है, किसी के बोलने से इतिहास नहीं होता है। इतिहास को अच्छे एक इतिहासकार के रूप में पढ़ा जाए, एक अच्छे बुक के रूप में पढ़ा जाए, है ना। अच्छा अच्छा बुक उठाओ, अच्छे अच्छे लोगों के लेक्चर को सुनो, इतिहास बहुत इंटरेस्टेड है ना। चलो आगे चलते हो, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो मुझे माफ करना। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, आगे चलते हैं ना। चलो आ जाओ, अब बता दें तालीकोटा का युद्ध, है ना, तालीकोटा का युद्ध। नंबर कितना होगा प्यारे बच्चे, नंबर गायब हो गया क्या? अच्छा नंबर गायब, कोई बात नहीं, नंबर क्या, नंबर छोड़ो, आ जाओ तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा को कई नाम से हम लोग जानते हैं, तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तरंगिणी का युद्ध, या बनहट्टी का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, राक्षस हटी का युद्ध, या राक्षस तरंगिणी या बनी हटी होता है, राक्षस तरंगिणी, तरंगी, या बनिहट्टी का युद्ध। मेरे थोड़े हिंदी लिखने का तरीका कुछ अलग है, मैं कॉपी पे सही लिखता हूँ, बोर्ड पे हमसे लिखाता नहीं है, और इसकी मोटाई बहुत ज्यादा है, इसका जो डायमीटर है बहुत ज्यादा ही है। चलो आ जाओ, सतालीकोटा का युद्ध कब होता है? 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है मेरे प्यारे बच्चों। विजयनगर साम्राज्य और वर्सेज बहमनी साम्राज्य, है ना, विजयनगर और बहमनी के बीच में। विजयनगर वर्सेज बहमनी, बहमनी की जीत होती है, और विजयनगर की क्या होती है? हार होती है। विजयनगर में प्रतापी राजा हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? कृष्णदेव राय, याद रख लेना, है ना, याद रख लेना। चलो अब आगे चलते हैं, अब आते हैं प्रमुख आधुनिक भारत का युद्ध। अब पढ़ेंगे आधुनिक भारत का युद्ध, आ जाओ, आ जाओ पढ़ेंगे आधुनिक भारत का युद्ध, आधुनिक भारत का। हम्म। आधुनिक भारत का युद्ध, सर आधुनिक भारत की संज्ञा कहां से कैसे देते हैं? सर यू एक्सप्लेन वेरी वेल, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। चलो आ जाओ, इतना गर्मी है ना, इतना गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अजीब लग रहा है एकदम। आ जाओ, एक सेकंड बच्चे, कुछ गमक रहा है तो वायर वगैरह।
आ जाइए आ जाइए। आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत की जब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लासी के युद्ध से करते हैं। कब से करते हैं? प्लासी का युद्ध। सर प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में। अभी तक आपने जितने सारे युद्धों को पढ़ा है उसमें हम लोग लिटिल डेट की बात नहीं करते, छोटे छोटे डेटों की बात नहीं करते, है ना। जैसे कोई एक किसी सफिशियंट मंथ हो, सफिशियंट डेट हो, इंपॉर्टेंट, तो वो चीजों अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन अब यहां से पढ़ेंगे उन सब डेटों को, उन सब घटनाओं को पढ़ेंगे जो डेट बाय डेट हुआ है। तो प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को, है ना। इसको ब्रैकेट में जरूर लिखा करेंगे, 23 जून। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है, इस बात को याद कर लेना। प्लासी का मैदान पूछेगा, प्लासी का मैदान कहाँ है, तो बोलना पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल में। ये प्लासी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहा? नदिया जिला, नदिया जिला। कुछ इस सटा हुआ भाग मुर्शिदाबाद है। सटा हुआ भाग क्या है? मुर्शिदाबाद मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा है? मुर्शिदाबाद। अब प्लासी का युद्ध होता है और इसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव। जीत किसकी होती है? रॉबर्ट क्लाइव की। और हार किसकी होती है? सिराजुद्दौला की। आधुनिक भारत के इतिहास में शायद ही कुछ ऐसी लड़ाइयां होंगी जो अंग्रेज नहीं जीता होगा, क्योंकि अंग्रेज को कूटनीति, राजनीति और साथ में क्या था, आधुनिक उपकरण बहुत ज्यादा थे। वो युद्ध कौशल में परिपूर्ण था युद्ध को जीतने के लिए। हमारे पास ना नीति थी, राजनीति थी, कुछ नहीं था। हम अलग अलग खंडों में विभक्त होकर लड़ रहे थे। कोई जमीन के लिए, कोई जोरों के लिए, तो कोई क्या है, अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा था। इसीलिए हम लोगों ने आधुनिक लड़ाइयों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और युद्ध को, है ना, एक युद्ध को युद्ध की तरह नहीं, युद्ध को अपने मानसिकता की तरह लड़ा था। इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयां बहुत अच्छे तरीके से हारा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से हारा। फिर जब 1857 की क्रांति आती है तो थोड़े से देश में क्या होती है, देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना जगता है। वो जगाने का काम भी बिहारियों और उत्तर प्रदेश वालों ने ही लिया, बाकी कोई इसमें भाग नहीं ले रहे थे। राजस्थान तो पूरा नेग्लेक्ट कर लिया, जो कि युद्ध भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, राजाओं का परचम कहलाता था, हमारे हिंदुस्तान का ताज कहलाता था। ये सभी बातें हैं जो इतिहास में सीखना चाहिए हमें ना। तो प्लासी का युद्ध हम लोग पढ़ लिए। अब प्लासी के बाद आता है बक्सर का युद्ध। 1764 में एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसको बक्सर का युद्ध बोलते हैं, है ना, बक्सर का युद्ध। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को एक घटना पता होगा तो या नहीं होगा, काल कोठली की घटना। काल कोठली में क्या होता है पता है? 143 अंग्रेजों को 10 बाई 10 के कमरा में, एक वैसा कमरा जो बच्चे के रहने के लिए पटना में सफिशियंट होता है, बस एक बच्चे के लिए एक कमरा 10 बाई 10 का। उस कमरे में क्या करता है, 143 अंग्रेज को बंद कर देता है और सुबह जब निकालता है, वो सिराजुद्दौला है, तुम्हारा ये सिराजुद्दौला है, यही बंद करता है। सुबह निकालता है तो 143 में से 146 में से 123 मृत पाए जाते हैं और 23 जो शेष होते हैं वो बचते हैं, है ना। अब जो 23 बचते हैं उसमें एक जो होता है वो क्या होता है, जिंदा भागा भागा जाता है और एक किताब लिखता है। इतना बर्बरता से लिखता है किताब को, बोलता है भारतीय इतना क्रूर है जितना कोई क्रूर नहीं हो सकता। वास्तव में सिराजुद्दौला ने बहुत अच्छा काम किया था, अंग्रेज को बंद करके दिखाया कि कैसे जो लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन क्या बोलता है, घर का वेदी लंका ढाए, है ना, हम लोग रामायण की चर्चा करते हैं, घर का वेदी लंका ढाए, उसी तरह इसके घर को बर्बाद इसके ही लोगों ने किया था, है ना। चलो आगे चलते हैं, ज्यादा चर्चा करेंगे तो सिलेबस समाप्त नहीं होगा, है ना। हमें चर्चा करने में दिक्कत नहीं है, आपका सिलेबस ही समाप्त नहीं होगा। हम 1764 की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, एक तो युद्ध छूट गया ना, 1759 और 1700, एक सेकंड, 1759 वेदरा का युद्ध और 1760 वांडीवास का युद्ध।
1759 वेदरा और 1760 वांडीवास का युद्ध। सर वेदरा के युद्ध में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में होता है। और क्या होता है, डच का सुपड़ा साफ हो जाता है, डच समाप्त हो जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मजबूत हो जाती है। ये हरा वाला जो है ना हमको डिस्टर्ब करके रख दिया है। अगला आता है कौन सा युद्ध मेरे बच्चों, वांडीवास का युद्ध। सर वांडीवास के युद्ध में कौन कौन लड़ता है, वेदरा के बाद वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, है ना। अब वांडीवास में क्या होता है, फ्रांस लड़ता है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम ऐसे पूरा लिखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। कोई कोई लिखता है ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस क्या होता है, फ्रांस। फ्रांसीसी की क्या होती है, हार होती है। और जीतता कौन है, अंग्रेज जीतता है। दो प्रमुख लड़ाइयां याद रखना। और ये दोनों जो लड़ाइयां हैं, ये दोनों लड़ाइयां हैं आंग्ल मैसूर के तृतीय युद्ध के बीचों बीच लड़ी जा रही है। आंग्ल मैसूर के तृतीय युद्ध के बीचों बीच लड़ी जा रही है, याद रखे ना, है ना। इसको बाद में फिर चर्चा करेंगे, वापस जहां पे आएगा उसका चर्चा करेंगे। चलो अगला चलते हैं, अगला चलते हैं। 1764 बक्सर का युद्ध। सर बक्सर का युद्ध, बिल्कुल बक्सर का युद्ध मेरे प्यारे बच्चों, बक्सर का युद्ध बिहार क्षेत्र में, है ना। बक्सर में बेंसी टाट का बहुत बड़ा भूमिका है। बेंसी टाट जो एक अंग्रेज शासक है, इस बात को नोट कर लेना। इसमें भी क्या होता है सर, बक्सर के युद्ध में जो होता है त्रिकूट सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसका डेट लिख लो, 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को, कि 22, सॉरी 20 नहीं है, 22 अक्टूबर है, 22 ही होना चाहिए, 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर 1764। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ में त्रिकूट सेना। त्रिकूट सेना पूछेगा, त्रिकूट सेना में कौन कौन थे, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मुगल शासक। मीर कासिम, और कौन शासक, मुगल, मुगल शासक। मुगल शासन शाह आलम द्वितीय, कौन था, शाह आलम द्वितीय, है ना। सुनो ध्यान से, ये जीतते हैं और ये त्रिकूट सेना की क्या होती है, हार होती है। क्या होती है, हार होती है। इस युद्ध को नोट कर लिया जाए, है ना, इस युद्ध को नोट कर लिया जाए। अब आता है स्वाली का युद्ध। कुछ लिख रहा है क्या बच्चा लोग, सर यू, चलो उतना ही, चलो कोई बात नहीं। गुरुजी नमस्ते, नमस्ते नेहा प्रजापति। बच्चे सुस्त क्यों पड़ गए हैं, कोई दिक्कत, नींद आ रहा है क्या, नींद, सोने का मन कर रहा है, बोलो। सोना तब तक नहीं है जब तक मंजिल साफ साफ और स्पष्ट नहीं दिखाई दे। जिस दिन मंजिल साफ साफ और स्पष्ट दिखाई दे उस दिन से सोना और बंद कर दो, है ना, समझ आ गया। अब्दुल कलाम की कुछ लाइनें थी, है ना, उस लाइन को जरूर याद करो। चलो आ जाओ, अगला चलते हैं, अगला चलते हैं, स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में लड़ा गया था, पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच में। कौन कौन थे, पुर्तगाली और अंग्रेज। रियल में गाली है ये, यही लोग आया और पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। पुर्तगाली की बहुत बुरी हार होती है और अंग्रेज की क्या होती है, जीत होती है। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में होता है ना। वांडीवास हो गया, वेदरा हो गया, स्वाली हो गया। चलो आगे चलते हैं, है ना। अब कर्नाटक युद्ध पढ़ते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर, मैं तीनों एक साथ लिख रहा हूं। 1746 से 48, दूसरा 1749 से 54, तीसरा 1756 से 63, और इसी के बीच में लड़ते हैं वेदरा और वांडीवास। सॉरी, दो युद्ध इसी के बीच में लड़ते हैं। एक लड़ते हैं वांडीवास 1760 में,
और वेदरा 1759 में। सोच लो अंग्रेज एक साथ कितने मोर्चा पे लड़ रहा है, यहाँ पे लड़ रहा है, यहाँ लड़ रहा है, जहां मन कर रहा है वहां लड़ रहा है, और जहां जहां लड़ रहा है हर जगह हरा दे रहा है ना। सब फ्रांस के साथ, फ्रांस वर्सेस अंग्रेज, है ना, नोट कर लेना। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक्सला सापेल की संधि, एक्सला सापेल। दूसरा होता है पांडिचेरी की संधि। तीसरा होता है पेरिस की संधि। और सभी के सभी कौन जीतते हैं, अंग्रेज जीतते हैं। अंग्रेज की क्या होती है, जीत होती है। अंग्रेज की क्या होती है, जीत होती है। आंग्ल मैसूर युद्ध 3 होते हैं, 3 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। नोट कर लो, अच्छे से प्यार से नोट कर लो, अच्छे से प्यार से नोट कर लेना है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, बहुत कुछ लिखवाना पड़ेगा, लेकिन युद्ध के बारे में याद रखो। 46 से 48, 49 से 54, 54 के बाद 2 साल गैप है, फिर 56 से 63। पहला युद्ध 1 साल का गैप, दूसरा युद्ध 2 साल का गैप, है ना। पहला युद्ध 1 साल का गैप, 46 से 48 1 साल का गैप, 49 से 54 2 साल का गैप, 56 से 63, और इसके बीच में 2 युद्ध, वांडीवास और वेदरा का युद्ध। दूसरा, पहला में एक्सला सापेल की संधि, दूसरा में पांडिचेरी की संधि, तीसरा में पेरिस की संधि। अगर ट्रिक लिखना है तो ट्रिक लिख सकते हो। हम लोग बोलते हैं ए पापे, ए पापे की संधि, है ना। 48, 54, 63। नोट कर लो अच्छे से प्यार से और समाप्त करो इसे। चलो आगे चलते हैं, है ना। स्वाली हो गया, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया 3, है ना। आंग्ल मैसूर युद्ध को मेरे प्यारे बच्चों कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। चला जाए बच्चे आगे, एक बार बोलो चला जाए आगे, एक बार बोलिए बच्चे चला जाए आगे। बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। देखो जो बच्चा सीरियस रहेगा उससे बहुत फायदा होने वाला है जी। थैंक यू बच्चे, थैंक यू बच्चे। आ जाओ, आ जाओ, चलते हैं आगे, है ना। आज लगभग सारा का सारा युद्ध समाप्त कर देंगे। कुछ अगर युद्ध छूट जाए तो हमें माफ कर देना, है ना। अच्छा, आंग्ल मैसूर युद्ध, गलती कुछ लिखा हुआ था ना जी, ये आंग्ल आंग्ल मैसूर नहीं ना होगा, ये आंग्ल मैसूर नहीं होगा प्यारे बच्चे। ये हम लोग लड़ रहे हैं फ्रेंच के साथ, है ना। हम लोग लड़ रहे हैं अंग्रेज के साथ, किसके साथ लड़ रहे हैं, फ्रेंच के साथ, अपने ही लोग लड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तो बोलते हैं एंग्लो फ्रांसिस वार, आंग्ल फ्रांसिस वार। हमको भी लगा हमने गलती कुछ किया था। चलो आ जाओ, आ जाओ अगला। अब पढ़ते हैं आंग्ल मैसूर। मैसूर मतलब होता है कर्नाटक शासकों के मध्य लड़ा गया था। इसमें 4 लड़ाइयां होती है। चौथी लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, दूसरी लड़ाई में उसके बाप हैदर अली की मृत्यु होती है। इस बात को नोट कर लेना। 4 के चारों एक साथ निपटाने वाले हैं, 4 के 4 एक साथ निपटाने वाले हैं, है ना। चलो आ जाओ, गर्दा उड़ने वाला है, गर्दा। आ जाओ, प्रथम 1767 से लेके 69 तक, है ना। प्रथम 1767 से लेके 69, दूसरा 80 से लेके 84 तक, 1780 से लेके 84 तक। तीसरा 1790 से, तीसरा 1790 से लेके 1792 तक, 1790 से लेके 1792 तक। चौथा 1799, है ना। हैदर अली, हैदर अली। यहीं पे आ जाता है टीपू, टीपू और टीपू। टीपू की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे हैदर की मृत्यु हो जाती है। नोट कर लेना, इन सब बातों को नोट कर लेना, इन सब बातों को नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आ जाओ। हाँ, अब इस समय कौन था, लॉर्ड बर्लास्ट। सबका नाम लिख देता, इसके साथ कौन था, लॉर्ड बर्लास्ट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड बर्लास्ट और हैदर अली के बीच में लड़ाई होती है। हैदर अली का क्या होता है बताओ।
बताओ क्या होता है, हैदर अली की क्या होती है, जीत होती है ना, और लॉर्ड ब्लास्टर क्या होता है, हार होता है। अब आता है सेकंड, 1780 से 84 तक। 1780 से 84 में क्या होता है, इस युद्ध में गवर्नर कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, मेरे प्यारे बच्चों, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स एकदम सीधा सीधा मार करता है, और इसमें क्या होता है बताओ, इसमें इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है ना। इसमें क्या होता है, इसकी हार के साथ साथ मृत्यु हो जाती है। हार तो जाता है, साथ में क्या होता है, मृत्यु होता है। अब आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की लड़ाई होती है सीधा अंग्रेज के साथ, और उस समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस है, याद रखना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस वैसा अंग्रेज शासक है जो एकदम सीधा लड़ना चाहता है और लड़ने के मूड में, इस बात को याद रखना, है ना। और टीपू की यहाँ पे क्या होती है, टीपू की हार होती है। और चौथा में क्या होता है, टीपू की मृत्यु हो जाती है। और अंतिम में 1799 में जो है, उस अंग्रेज का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उस अंग्रेज का नाम जरूर याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। अब जब ये मर जाएंगे, यहां पे 3 समझौता होता है। पहला में होता है मेरे प्यारे बच्चों एमएमएस। पहला में क्या होता है, एमएमएस की संधि होती है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो एमएमएस। सर एम, एम और एस है ना। एम मतलब मद्रास की संधि होता है। दूसरा में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मंगलोर की संधि होता है, इसको मंगलुरु बोलते हैं, मंगलोर की संधि होता है। तीसरा में क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंग पटनम की संधि होता है। ये 3 संधियां आप याद रखोगे, इस पूरे शॉर्ट नोट्स को आप याद रखना, आप कभी नहीं भूलने वाले हो। इस चीज को आप अच्छे से सजा के रखिए, है ना, सजा के रखिए। सर चौथा समझौता, चौथा समझौता होने से पहले ये लोग मर जाते हैं, है ना। चौथा समझौता होने से पहले क्या होता है, टीपू की मृत्यु हो जाती है और पूरे क्षेत्र पर अधिकार अंग्रेज का हो जाता है, अंग्रेज का बल्ले बल्ले होता है। और क्या होता है, मैसूर में हार होती है। बताओ, आज इतना ही रहने देते हैं ना, इसका पार्ट किसी दिन जोड़ देंगे। छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, बहुत लंबा चला गया। बताओ मजा आया या नहीं आया आप लोगों को। नमस्ते गुरुजी, नेहा प्रजापति, नो सर, यस सर, यस सर, नो सर। बताओ मजा आया कि नहीं आया। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभी लोग सो गए हैं क्या। लगता है सभी बच्चे सो गए आज। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो आज इतना ही रहने देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कल फिर चलो शुरू करते हैं ना, कल डे 2, टॉपिक 2। थोड़ा बड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन आप कंटिन्यू जुड़िएगा, बहुत फायदा होगा। चलो थैंक यू, बाय प्यारे बच्चे, आज इतना ही रहने देते हैं, कल टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा। चलो थैंक यू सभी को, बाय। सेशन कैसा लगा एक बार लिख दो, सेशन कैसा रहा, मजा आया या नहीं आया। सेशन कैसा रहा बताओ एक बार, मजा आया या नहीं आया। थैंक यू प्यारे बच्चे, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। मिलते हैं कल 10 बजे वाले मॉर्निंग सेशन में।